रंगनाथ और लक्ष्मी का एक विवाहित जोड़ा था और उनकी 2 बेटियां थीं, कविता और सुजना। एक दिन रंगनाथ और लक्ष्मी जब खेत चले गए, सुजना का भी दिल खेत देखने का हुआ। दीदी, हमें खेत गए बहुत दिन हो गए, चलो ना आज जाकर खेत घूम कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो दोनों खेत पहुँच गईं। उन्हें देखकर रंगनाथ ने पूछा, अरे यहाँ क्यों आ गई दोनों? सुजना को खेत देखने का दिल कर रहा था पापा, वो मुझे अपने साथ ले आई यहाँ। ठीक है, तो जाओ और खेत देखकर वापस आओ। आज बहुत गर्मी है, घर को जल्दी निकलेंगे, उसने कहा। दोनों बहनों ने कुछ देर खेत देखे और फिर चारों घर लौटने लगे। चारों पैदल घर जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक पपी को देखा जिसे चोट लगी थी। वो चल नहीं पा रहा था और कूकू कर रहा था। पपी की हालत देखकर सुजना को उस पर दया आ गई। वो उसके करीब गई। ओह, कितनी दुख की बात है, एक छोटा सा पपी है, किसी ने इसे टक्कर मारी और चला गया। पापा, मुझे इसे अपने साथ ले चलने दो। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, यहीं छोड़ दो। अगले 15 दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है, इसके रहने से परेशानी होगी। पापा, अगर हम इसे यहीं छोड़ के चले गए तो ये मर जाएगा। मैं इसे संभाल लूंगी, प्लीज एक बार तो मेरी बात मान लिया करो। उसने विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट की तो रंगनाथ मान गया और उसे अनुमति दे दी। सुजना पपी को उठाकर घर ले आई। उसने उसे मरहम लगाया और घाव पर पट्टी बांधी। उस दिन से सुजना ने उस पपी का बहुत ध्यान रखा। उसे अच्छे से खिलाया पिलाया। वो जहाँ भी जाती पपी को अपने साथ ले जाती और उसकी देखभाल से कुछ ही दिनों में पपी ठीक हो गया। पपी उनके घर में आसपास ही रहता और जो कुछ भी वे बात करते वो समझ जाता। सुजना ने उसे कुछ ऐसे भी काम सिखाए थे जो वो आसानी से कर सकता था। एक दिन जब सब साथ बैठे थे, पपी, झाड़ू लेकर घर साफ कर दो, उसने पपी से कहा। तुरंत पपी ने हाँ में सिर हिलाया, झाड़ू ली और पूरे घर को साफ कर दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अरे सुजना, ये पपी कितना अच्छा है, तुमने इसे कितने बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया है। इतना ही नहीं पापा, ये तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसके आने के बाद से मेरा काम बहुत कम हो गया। सुजना, ये पपी वाकई कमाल का है यार। हर कोई पपी की तारीफ करने लगा। बाद में कविता की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ महीने बीत गए। वो छोटा सा पपी अब बड़ा हो गया था। उसका नाम रखा ड्रैको और सुजना जहाँ कहीं भी जाती उसे साथ ले जाती। एक दिन सुजना के लिए शादी का प्रस्ताव आया। वो तैयार होकर आई और हॉल में अपने माता पिता के साथ आकर बैठ गई। ड्रैको, उसका कुत्ता, भी उसके पास आकर बैठ गया। कुत्ते को देखकर लड़के की माँ ने पूछा, क्या अपने साथ कुत्ते रखने की आदत है इसे? हाँ, ये उसका पालतू कुत्ता है और ये एक बहुत बुद्धिमान कुत्ता है। मुझे कुत्ते और बिल्लियाँ पसंद नहीं है। वो इस कुत्ते को अपने साथ नहीं लाएगी तभी हम शादी तय करेंगे, वरना नहीं। रंगनाथ को ये रिश्ता छोड़ना पसंद नहीं आया तो वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रैको हमारे साथ ही रहेगा, ये मेरी बेटी के साथ थोड़ी जाएगा, उसने कहा। फिर उन्होंने रिश्ता पक्का किया और 10 दिन के भीतर ही शादी की डेट भी तय हो गई। पापा, मैं ड्रैको के बिना नहीं रह सकती, इस शादी को कैंसिल कर दो। ये एक अच्छा प्रस्ताव है और लड़का भी अच्छा है। ड्रैको हमारे साथ रहेगा और तुम जब कभी मिलने आओगी तो उससे मिलना, रंगनाथ ने समझाया। ड्रैको उसकी बातों को समझ गया और वो भी दुखी हुआ। और फिर वो बड़ा दिन आ ही गया। सुजना पालकी पर आ रही थी। उसके साथ ड्रैको भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। ड्रैको को देखकर सुजना की सास सुजना के पास आई। सुजना, मैंने पहले ही कहा था कुत्ते को नहीं लाना। सासू माँ, मेरी शादी देखकर चला जाएगा। लोग देखें और आशीर्वाद दे, उतना ही काफी होगा। उसने ड्रैको को जंजीर से खींचकर अलग कर दिया और उसे भगा दिया। सुजना बेहद उदास हो गई। ड्रैको भी रोता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद शादी संपन्न हुई। जब शादी में आए मेहमान जा रहे थे, सुजना की सासू ने विदा करने गई। अचानक एक चोर आया और उसे सारा सोना छीनकर भाग गया। मेरा सोना! चोर चोर, कोई है, चोर को पकड़ो! वो रोने लगी। वो चोर काफी दूर भाग गया। तभी ड्रैको, जाओ और चोर को पकड़ लो। सुजना जोर से चिल्लाई।
ड्रैको उसकी बात समझ गया और तुरंत दौड़ा और चोर पर उछल पड़ा। उसने चोर से सारा सोना खींच लिया और फिर वापस दौड़कर आया और सारा सोना सुजना की सास के हाथ में रख दिया। तब उसे समझ में आया कि ड्रैको तो बड़े कमाल का कुत्ता है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो ड्रैको, मैंने वास्तव में तुम्हें कम करके आंका। अगर ये कुत्ता ना होता तो हम लाखों का सोना खो देते। सुजना, तुम ड्रैको को भी अपने साथ लाओ। इतना कहकर उसने अनुमति दे दी। परमिशन पाकर सुजना और ड्रैको खुशी से नाचने लगे। सुजना और ड्रैको को कोई अलग न कर सका। जबलपुर जिले के गांव में राधा और सुधा दो बहनें रहा करती थीं। राधा बड़ी थी और उसने बस स्टैंड के पास एक इडली की दुकान शुरू की थी और अपने धंधे को सुचारू रूप से चला रही थी। अपने इस धंधे से वो जो कमाती थी उससे वो शहर में हॉस्टल में रखकर अपनी छोटी बहन सुधा को पढ़ा रही थी। और दिनों की तरह उस दिन भी उसकी दुकान ग्राहकों से भरी थी और बड़ी गहमा गहमी थी। आइए बाबूजी, आइए, बैठिए और गर्मा गर्म इडली खाइए। वो पूछ रही थी कि किस किस को क्या क्या चाहिए और उन्हें परोस रही थी। उसी गांव में भाग्या नाम की एक बड़ी ईर्ष्यालु महिला रहा करती थी। उसकी नजर राधा की इडली की दुकान पर पड़ी। जब उसने देखा कि उसकी दुकान में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, मुझे जाकर राधा को देखना है और 2 इडलियां चखनी है, उसने सोचा और राधा की इडली की दुकान पर आ गई। जब वो वहाँ आई तो राधा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ग्राहकों को परोसना जारी रखा जिसने जो भी ऑर्डर किया था। अरे राधा, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना यहाँ पर। आई है तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे संगीत और बैंड के साथ आपका स्वागत करना है, या मैं आपको अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आऊँ? क्योंकि इस इलाके में तुम्हारी इकलौती इडली की दुकान है इसलिए तुम्हें बड़ा घमंड है। मैं तुम्हारी आंटी और एक बूढ़ी औरत हूँ और तुम मुझसे संगीत, बैंड और अंतिम यात्रा की बात कर रही हो। ये क्या आंटी, तुम मेरी आंटी हो इसलिए तुम्हें चिढ़ाया ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बता दो, फिर चिढ़ाने में और भी मजा आएगा। ये देखो, फिर से बुरी बात। ये बुरी बात नहीं है और न कुछ और। गर्मा गर्म इडली खाइए, साथ में मिर्च पाउडर है, खाइए और जाइए। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है बहुत। उसने 2 इडली को मिर्च पाउडर के साथ केले के पत्ते में परोसा और एक प्लेट में डालकर भाग्या को दिया। जब भाग्या ने सफेद इडली देखी, ए राधा, इडली कितनी सफेद है, कैसे? मैं एक्टिव व्हील डिटर्जेंट में भिगाती हूँ ना इडली की दाल को, इसीलिए। जब उसने ये कहा तो वहाँ बैठे ग्राहक एक्टिव व्हील डिटर्जेंट की बात सुनकर चौंक गए और उन दोनों की तरफ देखने लगे। उन्हें इस तरह देखने पर दोनों हंसने लगी। हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और ये आम बात है। आप खाओ इडली, खाने में कोई खतरा नहीं। आराम से खाओ और खाकर दिन भर इस दुकान के गुण गाना। ग्राहक फिर से इडली का स्वाद उठाने में जुट गए। जब भाग्या इडली खा रही थी तो राधा बगल में खड़ी होकर देखने लगी। अरे, यहाँ खड़ी होकर मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? हाँ, भूख लगी है तो अपने लिए भी परोस लो। भाग्या के ऐसे कहने पर राधा वहाँ से चली गई। उसने अपने लिए भी इडली परोसनी शुरू कर दी। तभी भाग्या ने धीरे से एक प्लास्टिक की छिपकली को इडली पर डाल दिया। फिर उसने अपना ड्रामा शुरू किया। अरे राधा, ये क्या है? सांभर में छिपकली है, तुमको ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि ये हमारी अपनी दुकान है, लेकिन क्या और सब ऐसे ही चुप रह जाएंगे? क्या डर नहीं जाएंगे? वो सबको बताने लगी कि उसने इडली पर छिपकली देखी है। जब ग्राहकों ने देखा तो सब तुरंत छोड़कर बाहर भागे। राधा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भाग्या इसका आनंद ले रही थी और फिर वहां से चली गई। राधा मन ही मन भाग्या को कोसने लगी। अगले ही दिन भाग्या ने अपने नाम से इडली की नई दुकान शुरू कर ली। कुछ दिन गुजर गए। उस दिन के बाद से लोगों ने राधा की दुकान पर इडली खाना बंद कर दिया और भाग्या की दुकान पर खाने लगे। राधा अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी और घर पर ही रहने लगी थी। अगर इडली की दुकान नहीं चलेगी तो बहन को पढ़ाई के लिए पैसे कैसे भेजूंगी? कल ही उसने फीस के पैसों के लिए फोन किया था।
लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया है। अब क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। इस तरह सोच रही थी। उसी समय उसकी बहन सुधा शहर से आ गई, लेकिन राधा ने उसे भी नहीं देखा, बस गहरी सोच में पड़ी रही। उसे इस तरह सोच में पड़ा देखकर सुधा को बहुत बुरा लगा और पूछा, मेरी बहन को कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ दीदी? उसने अपना बैग रखा और सीधे दुकान पर गई। वहाँ उसे पता चला कि भाग्या ने राधा के साथ कैसा भद्दा मजाक किया और फिर उसने घर जाकर बहन को शांत कराया। तब राधा ने पूछा, सुधा तू कब आई? क्या उन्होंने फीस न देने पर तुझे कॉलेज और हॉस्टल से बाहर निकाल दिया? नहीं दीदी, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए। जब तुम परेशान हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बस डर गई और अब घर पर बैठकर इस तरह रो रही हो। हाँ? ये बात सुनकर राधा चौंक गई। सुधा ने उसे चौंकते हुए देखा तो बोली, क्या तुम सोच रही हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? मैं तो बहुत पहले वापस आ गई हूँ। तुम किसी सोच में पड़ी थी और मैंने तुम्हें पुकारा भी, तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं दुकान पर गई तो रसोइया ने मुझे सारी बात बता दी। मैं उस भाग्या को अच्छा सबक सिखाऊंगी दीदी। तुम बस वही करो जो मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, समझी ना? घबराओ नहीं। तो राधा ने बताया कि क्या करना है। राधा ने सुना और उसे सुकून मिला। बाद में उसने जाकर 20,000 रुपए का कर्ज लिया। फिर दोनों बहनें एक सोने की दुकान पर चली गई। वहां उन्होंने दुकानदार से बात की और 2 सोने के सिक्के ले आई। सुधा की योजना के अनुसार राधा ने वापस अपनी इडली की दुकान अगले दिन खोली। भाग्या उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रही थी कि ये वापस कैसे आ गई। तब सुधा ने माइक पकड़ा और घोषणा करने लग गई, आइए बापूजी आइए, हमने राधा इडली नई स्टाइल में शुरू की है। हम इडली में सोने के सिक्के रख रहे हैं, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म इडली। उसने माइक पर घोषणा की। ये सुनकर सभी लोग उसकी दुकान पर आ गए और उनकी दुकान के सामने लंबी कतार लग गई। वे कतार में आगे खड़े होने के लिए आपस में लड़ने भी लगे। जो लोग खा रहे थे उनमें से 2 को इडली में सोने के सिक्के मिले। इस तरह भाग्या की साजिश के बाद भी राधा इडली स्टॉल फिर चल पड़ा।